हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। चलिए तो हम लोग देखेंगे उदाहरण 5। तो उदाहरण 5 है क्या क्वेश्चन, तो बोलता है संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। समझने के बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिख देंगे, आप इन लोगों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं संख्या 4 पावर n को, क्या है 4 पावर n। 4 पावर n को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 के पावर n बराबर 2 गुना 2। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 होल रेज़ टू द पावर ऑफ n, और फाइनली इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2n। नहीं तो कोई संख्या यहाँ पे मतलब कोई संख्या नहीं, वास्तव में कौन सा संख्या 4 पावर n शून्य पर समाप्त हो रहा है। क्या इसमें कभी शून्य पर समाप्त होगा, चलिए देखते हैं। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणा में क्या होना चाहिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए उसमें से कम अभाज्य संख्या 2 और 5 तो आना ही चाहिए, तब ने गुना होकर के 10 बनाएगा। अगर कोई संख्या में 2 गुना 5 नहीं है तो आप कभी सोचते हैं कि उस संख्या में 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। चलिए इस संख्या के बारे में हम लोग पता करते हैं। ये संख्या किस प्रकार की है, 2 पावर n। n किस प्रकार की संख्या है, प्राकृत संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, प्राकृत संख्या है। जब n का मान 1 लेंगे, चलिए जब n का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 पावर 2n, यहाँ पे n का मान क्या हो गया 1, 2 पावर 2, तो 1 किस रूप में गुणनखंडित हो गया 2 गुना 2। जब n का मान क्या लिए 2, तो 2 पावर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार। जब n का मान रखेंगे 3, तो 3 दूनी 6, तो 2 क्या बार गुना होगा 6 बार। तो कभी भी इसके गुणनफल में 5 नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि 5 आएगा कम से कम एक बार, तब ना वो 5 ये 2 से गुना होकर के 5 दूनी क्या बनाएगा 10, और वो संख्या क्या समाप्त होगा शून्य पर समाप्त होगा। तो चूंकि कभी भी क्या नहीं आ रहा है 5 आ नहीं रहा है, इसलिए कभी भी शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इसी चीज को हम अब लिख रहे हैं, हम आपको लिख देते हैं, फिर आप लोग को एक बार समझा देंगे। तो चलिए लिख लिया, उसको एक बार समझ लेते हैं। यदि किसी n के लिए संख्या 4 पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 5 का विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या के अंत में अगर 0 या 5 आए तो वो 5 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। अगर कोई संख्या की संख्या से विभाजित होती है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में वो संख्या आएगी नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि 4 पावर n जो है इसका कीमान 2 पावर 2n है, और इसका अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आ सकता है। हम लोग इससे पहले देख चुके हैं, हम लोग क्या लिखे थे 4 पावर n को 2 पावर 2n और n का अलग अलग मान पुट करके देख रहे थे, तो सिर्फ 2 ही आ रहा था। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से हमें क्या पता चला कि जो संख्या आएगी वो यूनिक आएगी। नहीं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमें क्या बताता है कि जो एक बार फैक्टराइजेशन हो गया वही फैक्टराइजेशन आएगा, क्रम बदल देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर जो फैक्टराइजेशन होगा सिर्फ वही यूनिक होगा। नहीं, तो इसलिए कोई भी संख्या n के लिए, चाहे हम लोग n कोई का मान कुछ भी ले लें, 4 पावर n कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर रिटन प्रूफ उदाहरण 5 का। हम लोग देखेंगे उदाहरण 6। छठा उदाहरण है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। तो 6 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आएगा 2 गुना 3, दोनों अभाज्य संख्या है, 3 दूनी 6। और 20 का जब करेंगे, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो यहाँ पे सीख लीजिए। चलो 20 को सबसे पहले छोटा संख्या इससे भाग लगेगा, अभाज्य संख्या होना चाहिए, उससे भाग देंगे, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 10, फिर से इसको सबसे छोटा अभाज्य संख्या जिसे भाग जाएगा उससे भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, यहाँ सारा संख्या क्या है अभाज्य संख्या है। अब HCF और LCM निकालना है। तो HCF और किसका 6 और 20 का क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे बड़ा जो है कॉमन फैक्टर, दोनों में सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनखंड जो है उसको लिखना है। नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनखंड, ओवेनिस्ट मतलब जो दोनों में है। देखिए जोड़ा लगाते हैं जैसे आप लोग पहले बनाते थे लोग, ये 2 और 2, ठीक है, दोनों में कॉमन है, यहाँ 2 लिख दिए गुना, और कुछ कॉमन है क्या
3 है यहाँ पे 3 है क्या? नहीं है। ये 2 के लिए यहाँ पे कोई 2 है क्या दूसरा? ये एक जोड़ा लग गया है, अब इसमें से ये इसको नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये 2 के लिए यहाँ पे 2 नहीं है, और इस 5 के लिए हमें 5 नहीं, तो सिर्फ इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। LCM क्या निकालना है? LCM किसका किसका? 6 और 20 का, ये क्या होता है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। इस 2 को लिखेंगे 2 पे पावर 3 गुना 5। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए जो जो प्राइम नंबर आया है पहले उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पे कौन कौन सा प्राइम नंबर आया है? 2 आया, 3 आया और 5 आया। 2, 3, 5। तो जो 2 का हाईएस्ट पावर है उसको लिखना है यहाँ पे, दोनों में से जो होगा। यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर के साथ वो संख्या लिखना है। हाईएस्ट पावर नहीं, हाईएस्ट पावर के साथ वो संख्या लिखना है। यहाँ 2 के साथ यहाँ पे क्या है? 2 पे पावर 1, इसमें क्या है? 2 पे पावर 3। कौन बड़ा है इसमें से? 2 पे पावर 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 3 गुना, ये हो गया 2 का लगा, काम खत्म। अब 3 वाला का, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है क्या? नहीं है, तो फिर 3 को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 लिख देना है। तो ये होता है एलसीएम किसका? 6 और 20 का। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 3 हो जाएगा 8 गुना 5 दिया 15, ठीक है, और 15 8 120। तो एलसीएम कितना हो गया हम लोगों का? 120, और एचसीएफ कितना हो गया? 5। यही था उदाहरण 6, बहुत ही आसान था, हो गया। तो देखिए हम लोग उदाहरण 7। तो उदाहरण 7 बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं किसका? 96 का। तो फिर से आप लोगों को बताएं कैसे करेंगे, साइड में करके लिख लेते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर से जिससे ये भाग जाएगा उससे भाग देंगे। तो ये 2 से भाग जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, लास्ट में क्या इवन नंबर है। 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 48 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 24, फिर 24 को 2 से भाग देंगे 12 हो जाएगा, 12 को फिर 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, 6 को 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? 3। ये सारा क्या है? आवाज संख्या है। तो हम लोग 96 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में? 2 गुना 2 कितना बार? 5 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब किसको लिखेंगे? 404 को। तो 404 के लिए भाग दे करके देख लेते हैं 2 से, कितना हो जाएगा? 200, 2 फिर 2 से 101। आगे किसी से जाएगा क्या? चेक करना होगा। 101 ये क्या है? प्राइम नंबर है, तो फिर मतलब आभाज्य संख्या है। तो हम लोग लिख सकते 404 को 2 गुना 2 गुना 101। हम लोग ज्ञात करने के लिए बोला पहले एचसीएफ, तो लिखते हैं एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। ये हो जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, एक जोड़ा ये बना, इसलिए 2 गुना यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, एक जोड़ा 2 बना यहाँ, ठीक है। एक जोड़ा ये बना 2, ये 2 लिख दिए। उसके बाद कोई भी और जोड़ा नहीं बनेगा, नहीं, दोनों में जो क्या होगा? कॉमन होगा, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। अब ज्ञात करने के लिए एचसीएफ ज्ञात करने के बाद क्या बोला है? एलसीएम ज्ञात करने के लिए किसका? 96 और 404 का। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए इसको लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, नहीं, ये क्या जाएगा? 2 पे पावर 5 गुना 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 101। अब एलसीएम लिखने के लिए फिर से समझाए थे आपको, पहले समझाए थे, फिर से समझिए। एलसीएम लिखने के लिए जो दोनों है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 5 है। दोनों में जो बड़ा है उसको लिखना है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? कौन सा बड़ा है? 2 पे पावर 5 गुना, अब जो रिमेनिंग है 3, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे रहता, अगर यहाँ पे भी रहता, ठीक है, तो फिर दोनों में जो बड़ा रहता उसको लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 101 नहीं है, यहाँ पे 101 को लिखेंगे। अगर यहाँ पे भी रहता जो दोनों में बड़ा रहता फिर उसको लिखते हैं, हाईएस्ट पावर वाला, नहीं। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम और ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। गुना करके देख लीजिएगा जो भी आए, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। तो मेरे पास 7वां क्वेश्चन हो गया। तो 8वां क्वेश्चन है
संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। अब 72 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं आता है फिर आप साइड में करके देख लीजिएगा, आपको करने के लिए बताए हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, तो एगो 2 नहीं होगा। 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 और दूना 72, ये हो गया 2 का, सॉरी ये हो गया 72 का। और किसका लिखना है अभाज्य गुणनखंड, 120 का। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुना 5, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 हो गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, या रहने दीजिए, ठीक है। अब हम लोग को HCF ज्ञात करना है, HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, HCF किसका 6, 72, 120 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है नहीं वो लिखते हैं। तीनों में दिखाएंगे, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक जोड़ा ये बना, ठीक है। ये हो गया 1। अब जोड़ा तो नहीं कहेंगे, ऑर्डर रिप्लेट करते इसको, 3 गो लिए नहीं, यहाँ पे 3 गो से है, तो एक ये बना। उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2 गुना 3 कितना हो गया 6। और कोई ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर है ही नहीं। तो HCF कितना हो गया 6। अब लिखेंगे LCM ज्ञात करने के लिए बोला है, तो LCM ऑफ 6, 72 और 120। तो LCM लिखने के लिए चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। हो जाएगा 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1, ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1। अब हाईएस्ट जो पावर है उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 पे पावर 3, यहाँ लिख दिए 2 पे पावर 3 गुना 3 जो है अभाज्य संख्या इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3 पे पावर 2, यहाँ लिख दिए 3 पे पावर 2, और 5 वाला सिर्फ एक ही बार है, यहाँ 5, तो ये इसका क्या हो गया LCM हो गया। नहीं, तो ये मेरे पास हो गया 8वां क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे 4 संख्या दिया हुआ है, इन चारों का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम पहला, चौथा और 5वां बना देते हैं, आप लोग दूसरा तीसरा बनाइएगा, ये दोनों आसान है। और वो दोनों थोड़ा सा टफ है, तो दोनों को हम बता देते हैं और पहला बता देते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल 140 का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड लिखना है नहीं, बराबर क्या होगा आप लोगों को बताया है। जब निकालना है तो हम लोग साइड में इसको भाग दे के देखेंगे, सबसे छोटी संख्या जिससे भाग जाएगा पहले उसे देंगे। प्रोवाइडेड वो संख्या कैसा होना चाहिए अभाज्य होना चाहिए। तो इसको 2 से देंगे तो कितने बार में आ जाएगा 70 बार में, फिर 2 से देंगे 35 बार में, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 4 से देंगे ही नहीं क्योंकि 4 फिर से अभाज्य संख्या नहीं है। 5 से, तो 5 से 35 हम लोग क्या लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और सिंपली अगर इसको लिखना चाहें तो 2 के पावर कितना 2 है, 2 गुना 5 गुना 7, ये हो गया पहले वाले का। चलिए अब चौथा वाला देखते हैं, ठीक है। दूसरा तीसरा आप लोग खुद से कीजिएगा। चौथा है 5 0 0 5। तो चलिए इसको फिर से हम इसको भी भाग देके देखते हैं। 5005 दिख रहा है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 5 का 5 0 0 1 5 का 5 नहीं, ये हो जाएगा 5 गुना 1001। अब 1001 जो है ये प्राइम है या फिर नहीं है, ठीक है। फिर इसको भाग देके देखते हैं। 1 से नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, और सॉरी 1 तो देखेंगे ही नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से देखेंगे नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं देखना है, 7 से देखते हैं, ठीक है। तो 1001 को 7 से भाग देके देखते हैं
एक बार में यहाँ पे 7, 3 0, 7 चुके 28, 4 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 1 7 21, तो 7 से चले जाएगा, इसको हम लोग 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 7 का 7 एक बार में, ठीक है। बचा कितना 3 है और यहाँ पे 0, 30, 7 चौके 28 और 7 21, 143। अब ये जो चीज़ है 143, अब ये फिर से देखते हैं किस किस संख्या से जाएगा। अब देख चुके थे पहले ही कि ये जो संख्या था 1 से 7 तक नहीं जा रहा था, नहीं मतलब 2 से 7 तक, इसका मतलब कि 2 से 7 तक ये भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर जाने का होता तो फिर इसमें ही भाग लग जाता 2 से 7 के बीच में की संख्या से, इसलिए अब 7 से आगे देखेंगे। 8 से भाग नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगेगा, तो 11 से देंगे, 1 का 11, तो बच गया कितना 3, अरे 3 11 33, 13 भी फिर से क्या है आवाज संख्या ही है, इसलिए हम लोग 5005 का भाई गुणनखंड डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो गया मेरे पास चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, ये कितना है 7 4 2 9। चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं जगह पे, 7 4 2 9। ये जो संख्या है इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से देख के देखते हैं, जोड़ के देखते हैं, नहीं अगर इसका जोड़ जो होता है 3 से भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, 7 चले गया तो 13 और 9 22 नहीं जाएगा, 3 से भी, 4 से देखे देखना नहीं है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं, 7 फिर 7 से 42 और ये नहीं जाएगा, 7 से भी, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से चेक करके देखते हैं, 9 8 72, यहाँ बच गया कितना 2 और यहाँ पे 2 22, तो 9 दूनी 18, तो बच गया कितना 4 49, और 9 के पढ़ा में 49 आता नहीं है, तो 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 10 से देखना ही नहीं है, 11 से देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास है 7 4 2 9, 11 से 11 6 66 82, 11 7 77, तो 12 में से 7 गया 59, 11 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 12 से भी नहीं जाएगा, अच्छा 12 से तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि आवाज संख्या नहीं है। 13 से देखते हैं इसको, 13 से भाग देके इसको देखते हैं, 13 5 65, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 92, क्योंकि यहाँ 14 में से 5 गया और यहाँ पे 2, 13 7 91, 1 17 हो गया, फिर से 13 से भी नहीं जाएगा, 14 से देखेंगे नहीं, 15 से देखेंगे नहीं, 16 से भी नहीं देखेंगे, चलिए 17 से इसको भाग देके देखते हैं, 17 चौका 68, ये हो जाएगा मेरे पास 6, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 2 62, 51 1 1 9 17 7 19 से 119, तो ये तो कट गया, ये तो मेरा भाग चले गया 17 से भाग चले गया, तो 17 गुना कितना हुआ 437, जब 17 से भाग दिए, अब 437 को, अब देखिए ये संख्या जो है ये तो 2 से 17 के बीच में सिर्फ 17 से भाग गया, अब इस संख्या को किससे भाग जाएगा ये चेक करने के लिए हम लोग 2 से 17 तक चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये जाने का होता तो इस संख्या में चले जाता, मतलब इसका आभाज्य गुणनखंड में यही भी ये भाग लग जाता, इसका मतलब इससे आगे चेक करेंगे, 17 18 से चेक नहीं करेंगे, 19 से देखते हैं इसको, 437 को 19 से भाग देखे देखेंगे, 19 दूनी 38, ये हो गया कितना 5, नहीं क्योंकि 38 5 कितना होता है 43 और 7 19 57, तो 19 से भाग चले गया, और यहाँ पे कितना आ गया 23 पे से क्या आवाज है इसका आगे भाग नहीं जाएगा, तो 17 गुना कितना हो गया 19 गुना 23। आपको इस प्रकार से आवाज गुणनखंडित करना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि अब इसमें फिर से चेक नहीं करने लगिएगा, कहाँ से कहाँ तक 2 से 17 तक, क्योंकि अगर ये भाग लगने का होता तो यहीं पे लग जाता 2 से 17 के बीच में, नहीं इस संख्या से,
इसलिए इसका भाग गुणनफल हो गया 17 गुना 19 गुना 23। ये पहला सवाल। चलिए हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ गुना एलसीएम है। मतलब कि हम लोगों को सबसे पहले संख्या का एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होगा वो बराबर होगा जो दोनों संख्या है इसके गुणा के। ठीक है, चलिए हम पहला दूसरा सवाल बनाते हैं, तीसरा आप लोग बनाइएगा खुद से, तब थोड़ा सीखिएगा। तो पहला सवाल है 26 और 91 नहीं 91। तो 26 का अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा 2 गुना 13 और 91 का अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा 7 गुना 13, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है नहीं। अब इसके आगे इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा। हम लोग को लिखना है क्या एचसीएफ और किसका 26 और 91 का। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, कॉमन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन है। तो पहला कॉमन क्या दिख रहा है 13, और तो कुछ कॉमन है नहीं दोनों में, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। एलसीएम ठीक है, एलसीएम 26 और 91 91 का एलसीएम लिखने के लिए क्या बोले थे सारे संख्या को लिखना है नहीं, प्रोवाइडेड अगर दोनों में जो कॉमन है उसमें वो संख्या लिखना है जो सबसे बड़ा है नहीं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 गुना 7 गुना 13 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 13 है यहाँ भी 13 है, एक बार लिखना है 2 गुना 7 गुना 13। अब हम लोग को चेक करना है कि दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल नहीं, और वो जो बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ गुना एलसीएम करते हैं, बराबर एचसीएफ का मान कितना है 13 गुना एलसीएम का मान कितना है 2 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा 7 दूनी 14 गुना 13 होता है 169, और ये जो है बराबर हो जाएगा 14 26 से 126, तो ये हो गया 6, बच गया कितना 12, 14 छक 84 और 12 कितना हो जाएगा 96, 6 खत्म, बच गया कितना 9, 14 1 14 और 9। ठीक है, तो 14 और 6 20 और 3 23, तो 2 3 6 हो गया। ठीक है, हम लोग दोनों संख्या को गुना करते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला हो गया पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या। पहली या डायरेक्ट लिख देते हैं संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 इंटू 91। तो गुणा करके देखना होगा, ये तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। 91 26 ये हो गया 6, ये हो गया 9 6 54, ये हो गया 2 और ये हो गया 9 दूनी 18, ये हो गया 6, यहाँ हो गया 6, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2, यही आ गया 23 66। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग संख्याओं का गुणनफल जो है ये बराबर है इसके एचसीएफ ऑफ 26 91 इंटू एलसीएम ऑफ 26 91 के। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हो गया दूसरा का पहला, दूसरा का हम लोग दूसरा बना देते हैं। ठीक है, तीसरा आप लोग खुद से बनाइएगा। दूसरा सवाल है 510 और 92 का। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, और ये बताना है कि एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का जो गुना है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है, जैसे पिछला बार दिखाए थे। चलिए 510 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनफल करते हैं। ठीक है, तो 510 को हम लोग लिख सकते हैं, चलिए हम करके देखेंगे। यहाँ पे 510 इसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ बच गया कितना 1, तो ये 11 2 पंचे 10 2 पंचे 10, अब ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, ये 3 से जाएगा 5 5 10 12,
12 जो होता है 3 से विभाजित होता है, इसलिए 3 से विभाजित हो जाएगा ये। तो 3 से इसको भाग देंगे, 3 8 24, 3 5 15। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 8 और 5, 8 5 13, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा इसलिए 3 से नहीं होगा। ये किससे आएगा? 5 से। तो 1 5 का 5, तो बचेगा ना 3, 5 7 35। तो 510 का भाजन हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का भाजन गुणनखंड हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 6 12, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23। तो खुद ही क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए 92 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 23। अब हम लोग को लिखना है HCF ऑफ 510 और 92, ये बराबर हो जाएगा HCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है दोनों में। नहीं तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और 3 है, यहाँ भी 3 है। सॉरी यहाँ 3 नहीं है, क्या है? 23 है। ठीक है, सिर्फ 2 ही है कॉमन, यहाँ हो जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो ये हो जाएगा सिर्फ HCF। हमको अब लिखना है LCM ऑफ 510 और 92, ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे, जो है यही स्टैंड फॉर्म में है ही, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना, 2 कितना बार आया है? 1 2 ही बार आया है। ठीक है, इसे 2 पे पावर 2 गुना 23। तो 2 पे पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, दोनों में जो बड़ा है उसको लिखते हैं। 2 पे पावर 2 गुना, ये 2 का काम हो गया। अब 3 है, 5 है, 17 है, 23, एक ही बार है लिखना होगा सबको। अब 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। अब हम लोग को चेक करना है कि दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो HCF गुना LCM के बराबर है या फिर नहीं है। चलिए HCF इंटू LCM करके देखते हैं। ये इसके लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, तो HCF गुना LCM, तो HCF का मान कितना आया है? 2 गुना LCM का मान कितना है? 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 को हम लोग लिख सकते हैं 510। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 गुना, यहाँ पे जो 2 है इसको 2 गुना 2 लिख देते हैं। ठीक है, गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 कर देते हैं। अब 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये पूरा चीज कितना है? यहाँ से यहाँ तक 510 गुना, ये बचा जो क्या चीज बचा? 2 गुना 2 गुना 23। देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 23, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 510 गुना, ये क्या हो गया? 92। यही तो चीज है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर आप लिखना चाहें, इस तरह बनाना चाहें, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या मान लेते हैं 510 को, 510 गुना 92। तो दोनों सेम ही है, दिख रहा है, इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि जो HCF गुना LCM है दोनों संख्याओं का, ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, आप एक लाइन नीचे लिखना चाहे लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन का हो गया पहला, और दूसरा का सोल्यूशन। तीसरा आप लोग खुद से बनाइएगा इसी तरीके से। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब की बार कितना संख्या है? 3 संख्या है। नहीं, चलिए हम पहला और दूसरा बना के दिखाते हैं, आप लोग तीसरा खुद से बनाइएगा। ठीक है, तो पहला है 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है। नहीं, और फिर इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुना 5। और 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुना 7। ठीक है, अब HCF निकालना है किसका किसका? 12 15 21 का। इसका जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं तो
तीनों में जो कॉमन चीज है वो लेना है। यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, और भी कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। अब लिखना है LCM 12, 15, 21 का। जब LCM लिखते हैं तो आप लोगों को पहले ही समझाए हैं, इसको अगर आप लिखना चाहिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। अब इनमें से सबसे बड़ा जो प्राइम होगा, प्राइम नंबर, उसमें सबसे बड़ा वाला पावर जो होगा वो जो संख्या होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है सिर्फ यहीं पे, तो 2 के सबसे बड़ा वाला पावर क्या 2 के पावर 2, तो ये संख्या क्या 2 के पावर 2, तो 2 यहाँ पे क्या लिखें 2 के पावर 2 गुना। अब दिख रहा संख्या क्या कौन सा 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एकदम पावर सब में तीनों में क्या एक ही है, इसको एक ही बार लिखना है 3 के पावर 1, यही सबसे बड़ा है, गुना यहाँ पे 5 वाला है 5, और ये क्या है 7। एलसीएम इतना हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या जाएगा इतना हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास पहला वाला सवाल। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं, यहीं पे बन जाएगा। ठीक है 17, 23 और 19। 17 का अभाज्य गुणनखंड कुछ न करके 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसको लिखेंगे 1 गुना 17। आइए बताएंगे 1 क्यों लिखे यहाँ पे, फिर आ जाएगा 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुना 23, क्योंकि 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, और 19 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 1 गुना 19, क्योंकि 19 फिर से खुद एक अभाज्य संख्या है। और जब इसका एचसीएफ लिखेंगे किसका 17, 23 और 19 का, तो सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित करती है, तो क्या हो जाएगा सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि एक ही तीनों में कॉमन है, इसलिए हो जाएगा 1। और एलसीएम जो हो जाएगा 17, 23, 19 का, देखिए वो क्या बताए थे, एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तीनों में जो चीज है संख्या वो लिखना होता है। तो 17 गुना 23 गुना क्या हो जाएगा 19, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम लिखते इसमें क्या करते हैं, तीनों में जो संख्या है अगर कॉमन है तो उसमें जो हाईएस्ट पावर है और वो जो संख्या उसको लिखना है। यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं, तो जो संख्या है सबको लिखना पड़ेगा, तो एलसीएम हो जाएगा इतना और एचसीएफ हो जाएगा 1। ये मेरे पास हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। हमारे पास चौथा सवाल है, एचसीएफ जो है 306 और 657 का 9 दिया है, और एलसीएम जो है 306 और 657 का ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले कि जो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है एचसीएफ, वो संख्या का एचसीएफ। तो यहाँ पे जो संख्या है किसका 306, 657 गुना एलसीएम और 306 और 657 होता है। यहाँ पे हम लोगों को पता है संख्या एक, पहला संख्या क्या है 306, दूसरा क्या है 657, तो 306 गुना 657 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ जो है वो दिया गया है कितना है 9, हम लोग को निकालना क्या है एलसीएम। गुना लिखेंगे एलसीएम ऑफ 306 गुना 657। आप एक लाइन यहाँ पे ऊपर में लिखना चाहें बनाते समय तो लिख दीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन एचसीएफ इक्वल टू दिस, एलसीएम इक्वल टू व्हाट, और वो निकालना है। अब संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इतना गुना इतना बराबर इतना, इसको उल्टा लिख लेते हैं 9 गुना एलसीएम ऑफ 306 और 657 बराबर 306 गुना 657। तो एलसीएम ऑफ 306 और 657 बराबर 306 गुना 657 बटे किससे डिवाइड करेंगे 9 से। 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे इसमें 9 से भाग लगेगा क्योंकि संख्या का जोड़ जो है 6 दिन 9 है, और 9 से 9 में विभाजित होता है, इसलिए 9 से इसमें भी विभाजित हो जाएगा। तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 24 बार में लग जाएगा, दोनों का 9 कितना हो जाएगा 34 गुना 657। तो गुणा फल कर लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका क्या एलसीएम।
ये मेरे पास चौथा क्वेश्चन बन गया, बहुत ही आसान था। सिर्फ क्या हम लोग एक थ्योरी लगाएं, क्या दिमाग में सिर्फ याद रखना है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF दोनों संख्या का गुना LCM दोनों संख्या का। अब बाद में हम लोग सॉल्व कर दिए तो मेरे पास आंसर आ गया 34 गुना 657। चलिए हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए इस तरह का सवाल हम लोग एक उदाहरण में देख चुके हैं, अब फिर से इसको देखेंगे, बहुत ही आसान था वो, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह इसको भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, इसको समझने के बाद हम लोग यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा हम पूरा लिख देंगे और फिर उसको समझा देंगे। तो 6 पे पावर n जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर n, और ये हो जाएगा 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n। इसका मतलब 6 पे पावर n का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें से संख्या सिर्फ 2 और 3 ही आ सकती है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकती है, ठीक है। और अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या होगी वो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्यों, ये समझिए इस बात को, क्योंकि 10 तभी आएगा, मतलब संख्या के अंत में 0 तभी आएगा जब संख्या गुना समथिंग 10 होगा, और 10 होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 गुना 5। इसका मतलब इसका गुणनखंड में कहीं ना कहीं 5 आना चाहिए, तभी ये 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन फिर इसके गुणनखंड में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या आ ही नहीं सकती है, नहीं। और अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है उसका सेकेंड जो लाइन है वो ये बताता है कि ये जो गुणनखंड होगा ये यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा इसमें कभी भी ये जो होगा 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं। तो इस बात को हम लिखते हैं, फिर आपको एक बार पढ़ के समझा देंगे। तो पांचवा सवाल का जो एक्सप्लेनेशन है उसको लिख चुके हैं, तो इसको समझ लेते हैं। मानते हैं यदि किसी संख्या n के लिए अगर 6 पे पावर n 0 पर समाप्त होगी, अगर 0 से समाप्त होगा तो 5 से विभाजित होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है तो 5 से विभाजित होती है। इसका मतलब हुआ कि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, तब ना वो 5 से विभाजित होगी। अगर 5 संख्या आएगा ही नहीं तो कोई संख्या 5 से विभाजित हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो 5 संख्या आनी चाहिए, यह संभव नहीं है। यह संभव क्यों नहीं है, क्योंकि 6 पे पावर n जो है इसको लिखेंगे 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n, और जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और संख्या आ ही नहीं सकता है, नहीं, सिर्फ 2 और 3 ही आएगा, सिर्फ 2 और 3 ही आएगा, ठीक है। तथा अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है ये हमें बताता है कि गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं होगी, नहीं, क्योंकि जो गुणनखंड होता है वो यूनिक होता है, सिर्फ एक ही होता है, उसके अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता है। इसलिए कोई भी संख्या n के लिए कोई भी संख्या जो 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके लिए कोई संख्या n नहीं, इसके लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है पांचवा सवाल का लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। चलिए तो हम लोग व्याख्या करते हैं। चलिए पहले वाले को पहले व्याख्या करते हैं। तो पहला संख्या क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 है, 13 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 13 को जैसे हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, 7 गुना 11 और यहाँ पे प्लस 1 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 11 7 77 प्लस 1 क्या हो गया 13 गुना 78। अब ये जो संख्या है हमको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो इस संख्या को हम लोग लिख दिए 13 गुना 78। अब इस संख्या में इस संख्या के अलावा अच्छा चलिए इस संख्या के अलावा 13 और 78 से भाग लगेगा, 78 में भी तो 2 से भाग लगेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 13 और 78 से भाग लगेगा, और उतना तो छोड़ दीजिए, कम से कम एक संख्या एक और इस संख्या के अलावा किसी और एक संख्या से भाग लग गया तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। तो दिए गए संख्या में एक और खुद के अलावा 13 से भाग लग रहा है, इसलिए संख्या किस तरह की संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। चलिए इस लाइन को हम यहाँ पे लिख देते हैं।
दिए गए संख्या में एक तथा खुद के अलावा 13 से भाग लग जाता है नहीं, अतः दिया गया जो संख्या है एक किस प्रकार का संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार इस सवाल को भी बनाना है। चलिए इस सवाल को हम यहाँ पे बनाते हैं। नीचे सवाल क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें से 5 यहाँ और यहाँ भी 5 है, इस तरह से 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन जो ले लेंगे तो 1 बचेगा। तो ये जो संख्या था इसको 5 गुना समथिंग लिख दिए, जो भी होगा इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। इसमें इस संख्या और 1 के अलावा किससे भाग लग जाएगा, 5 से। जब इस संख्या में 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाती है, अगर किसी संख्या में 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाती है तो वो संख्या किस प्रकार की संख्या हो जाती है, भाज्य संख्या। ये संख्या हो गई, किस प्रकार की संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या। तो यही लाइन जो इस लाइन को फिर से लिख देना है, इसलिए लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, दिए गए गए संख्या में एक तथा खुद के अलावा 5 से भाग लग जाता है, अतः दिया गया संख्या किस प्रकार का संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ये मेरे पास हो गया छठा क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 7वां सवाल है, सवाल तो हम यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन आपको सवाल समझा देते हैं। यहाँ पे हम सवाल लगा देंगे ऊपर में। ठीक है, तो सवाल है कि सोनिया और रवि 2 बच्चे हैं। सोनिया को और रवि को एक वृत्ताकार पथ में घूमने में क्रमशः कितना समय लगता है, 18 मिनट। सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, ये दोनों एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में घूमना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन है कि कितने समय बाद फिर से आकर के इसी बिंदु पे दोनों, या इसी बिंदु पे नहीं, किसी भी बिंदु पे फिर से कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक, एक बार फिर से सवाल को समझिए। सोनिया और रवि 2 बच्चे हैं, दोनों वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं, दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय में एक ही दिशा में घूमना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय बाद फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये जो संख्या होता है, मतलब कि कितने समय बाद ये जो संख्या होगा, जो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ये दोनों संख्या का एलसीएम होता है। ठीक है, तो चलिए इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिखते हैं। थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे सवाल लगा देंगे। वह समय
जिसके बाद सोनिया तथा रवि एक दूसरे से मिलेंगे सोनिया तथा रवि द्वारा चक्कर लगाने में लिए गए समय का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, होगा। तो चलिए 12 और 18 को हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। 12 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, चलिए पहले 18 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 18 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3, इसको लिखेंगे 2 गुना 3 पे पावर 2, इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2। तो इसमें से हम लोग जब एलसीएम लेते हैं तो हम लोग को पता चलता है एलसीएम ऑफ किसका, 18 और 12 बराबर। एलसीएम जब लेते हैं तो जो बड़ा होता है नी, ये जो प्राइम है 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2, इसमें से जो बड़ा संख्या उसको लिखते हैं। तो कितना हो गया, 2 पे पावर 2। तो 2 वाला का काम खत्म हो गया। अब 3 में से चलिए यहाँ पे 3 पावर 1 ही होगा, यहाँ गलती से लिख दिया 3 पावर 1 ही होगा। ठीक है, इस दोनों में से जो बड़ा है, प्राइम पे पावर जो बड़ा है वो जो संख्या उसको लिखते हैं। तो 3 पावर 2 ये हो जाएगा, सॉरी ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना 3 3 9 बराबर 36। तो कितना हो जाएगा 36। तो इसको लगा था 18 मिनट, इसको लगा था 12 मिनट, दोनों 36 मिनट बाद फिर से मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 36। तो दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, फिर इसको एक बार फिगर में समझ लेते हैं। यहाँ से सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोनिया को एक बार चक्कर लगाने में लगा 18 मिनट, और रवि को एक बार चक्कर लगाने में कितना लगा 12 मिनट। फिर से सोनिया एक बार चक्कर लगाई तो इसको कितना लग गया 18 18 कितना हो गया 36 मिनट, और रवि एक बार चक्कर लगाया तो फिर से इसको लग गया 12 मिनट। फिर से एक बार चक्कर लगाते हैं रवि को, कितना हो गया 12 3 36, इसको भी लगा 36 मिनट, इसको भी लगा 36 मिनट। तो यहाँ से स्टार्ट किया था सोनिया 18 मिनट, फिर से 18 मिनट यहाँ पे है सोनिया, और 36 मिनट फिर से रवि क्या है 12 मिनट 12 मिनट 12 मिनट, रवि भी कहाँ पे यहाँ पे है। तो यहीं पे जहाँ से स्टार्ट किया था दोनों, वहीं पे दोनों आकर के क्या हो गए मिलेंगे, कितना समय बाद 36 मिनट बाद। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।